एंड व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टर्स अंडर डीसी कंडीशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का क्या बिहेवियर होता है, करंट का क्या बिहेवियर होता है, और इंडक्टर में एनर्जी स्टोरेज के लिए कौन सा रिलेशन हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले करंट एंड वोल्टेज देखते हैं इंडक्टर में। If current is allowed to pass through an inductor, it is found that the voltage across the inductor is directly proportional to the time rate of change of current. देखें, जो ही जब हम इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है इंडक्टर, वो एक ईएमएफ जनरेट करता है, बैक ईएमएफ जिसे आप बोलते हैं, जिसे आप इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलते हैं। उस इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से वो क्या करता है कि उस उस करंट को जो सर्किट में उसकी तरफ फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है। तो जब इसका बिहेवियर देखा गया इंडक्टर का, तो इसमें क्रॉस जो वोल्टेज होती है, वो जो आप करंट चेंज करते हैं इंडक्टर के क्रॉस, जो वोल्टेज इंड्यूस होती है, जो आप करंट चेंज करते हैं उसके क्रॉस, तो वो वोल्टेज उसके क्रॉस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वोल्टेज की वैल्यू उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से। अब इंडक्टर कैसे बिहेव करता है डीसी सर्किट्स में, और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे स्टोर करता है, वो कैसे अपोज करता है फैराडेज लॉ के थ्रू या लेंज़ लॉ के थ्रू, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो लेक्चर में, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहाँ पे एल जो है वो कांस्टेंट आएगा, जिसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। तो इसका यूनिट है हेनरी। इसको नॉर्मली हम शो करते हैं एन स्क्वायर म्यू ए और एल। यहाँ पे ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है इंडक्टर का। ये तीनों चारों क्वांटिटीज हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन की है। जिसको इसके बारे में नहीं पता, वो काइंडली लास्ट लेक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक निकाल के देख सकता है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज जो है, ये है वोल्टेज का रिलेशन इंडक्टर के क्रॉस। अगर आपको करंट का बिहेवियर या करंट का ग्राफ या फिर करंट आपको पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे हमारे पास अगर करंट कांस्टेंट है, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो डीसी सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास वोल्टेज जो है कांस्टेंट होती है। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो डीसी सर्किट है, तो वहां पे क्या होगी, कोई भी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, कोई भी वोल्टेज इंडक्टर अपने क्रॉस डेवलप नहीं करेगा। तो इसलिए हम डीसी सर्किट्स में इंडक्टर्स को ज्यादातर शॉर्ट सर्किट, एज अ शॉर्ट सर्किट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से अब अगर आप वोल्टेज का फार्मूला फाइंड करना चाहें, अगर वोल्टेज हम यहाँ से, अगर वोल्टेज तो हमें अभी हमने ड्राइव की भी इसको एल डी आई बाई डी टी है। अगर हम करंट देखें कैपेसिटी क्रॉस, तो इसी रिलेशन से हम करंट का रिलेशन भी निकालेंगे। तो dt यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके इस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल यहाँ पे इंडक्टेंस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगी। तो हम करंट का रिलेशन निकाल रहे हैं। करंट डी आई मैंने एक जगह छोड़ दिया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 और एल कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम इंटीग्रेशन में नहीं, तो इसको हम बाय रखेंगे। वो टी नॉट टू टी जो है हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। टी नॉट वो टाइम है कि अगर इंडक्टर के अंदर, आपको पता है इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो टी नॉट वो टाइम है अगर इसके अंदर कोई, इंडक्टर के अंदर पहले से कोई एनर्जी स्टोर है, तो उस टाइम को, जिस टाइम से हम इस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कराना स्टार्ट किया हमने, उसको हम टी नॉट से टी बोलेंगे। लेकिन टी नॉट तक जो इस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई है, जाहिर सी बात है कि इंडक्टर अगर ऑलरेडी कनेक्टेड है, क्या बात है, उसमें पहले एनर्जी स्टोर हुई हो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो इसीलिए ये टी नॉट वो वाला टाइम है। तो अगर उसमें पहले से कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो उसका करंट जो होगा आई इंटू आई फंक्शन ऑफ टी नॉट होगा। तो ज्यादातर अगर न्यू इंडक्टर है, तो इसको हम, इस वैल्यू को हम जीरो लेंगे, कि ये इंडक्टर पहले यूज नहीं हुआ, तो इसीलिए इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है, इसलिए ये उस एनर्जी की वजह से कोई भी करंट एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो ये रिलेशन है उसका करंट का, और ये वोल्टेज का रिलेशन, दोनों हमने ड्राइव किए यहाँ पे। तो अब हम पावर पावर पे जाते हैं कि इसकी पावर का रिलेशन क्या होता है इंडक्टर में, पावर का और एनर्जी स्टोरेज का। जैसे कि आपको पता है पावर पी इज इक्वल टू वी आई होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो वोल्टेज की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पे निकाली, यहाँ पे ड्राइव की वोल्टेज की वैल्यू इंडक्टर के क्रॉस, वो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे एल डी आई बाई डी टी। तो आपको पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है।
ये भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। कैपेसिटर्स जब हमने पढ़ा था कि एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी अ, उस कंपोनेंट के क्रॉस। तो इंडक्टर के क्रॉस क्योंकि कांस्टेंट करंट नहीं अप्लाई हो सकता, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं पावर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पावर का इंटीग्रेशन लिया तो पावर की वैल्यू यहाँ एल डी आई बाई डी टी इंटू आई जो इधर पुट कर दी, तो डी टी आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ टी ऐसा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा आई इंटू डी आई। एल कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से। तो अगर आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स 1+1 डिवाइड बाय 1+1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इस तरह आई की इंटीग्रेशन क्या होगी, आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे इन्फिनिटी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू टी। तो माइनस इन्फिनिटी जैसा कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया, ये वो वैल्यू है अगर इंडक्टर में पहले से कोई एनर्जी स्टोर है तो वो हम इसमें से जो है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ऐसा इंडक्टर कंसिडर करते हैं जिसमें पहले जो नया इंडक्टर है इसमें कोई भी एनर्जी पहले से स्टोर नहीं है, तो इस वैल्यू को हम आई स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी को हम जीरो ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो रिलेशन बनेगी वो बनेगी हाफ एल आई स्क्वायर। ये किसी अगर आपको इंडक्टर्स गिवन हो और करंट उसके क्रॉस गिवन हो तो आप उसमें एनर्जी जो है फाइंड कर सकते हैं इंडक्टर में। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडक्टर एक्ट्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट टू डीसी। जैसे अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं कि जिस कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज हमारे पास जीरो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट है। तो अगर करंट जब वोल्टेज नहीं चेंज हो रही, जब करंट जो वोल्टेज जो है इंड्यूस नहीं हो रही है इंडक्टर के क्रॉस, तो क्योंकि करंट के चेंज होने की वजह से ही वोल्टेज इंड्यूस होगी, यही इंडक्टर ऐसे ही बिहेव करता है। जब करंट ही चेंज नहीं हो रहा, करंट हमारे पास डीसी है, तो हमारे पास इंडक्टर जो होगा वो शॉर्ट बिहेव करेगा। तो हम देखते हैं कि इंडक्टर जो है वो हमारे पास क्या करता है डीसी सर्किट्स के अंदर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो करंट जो है इंडक्टर के क्रॉस जो है एकदम में चेंज नहीं हो सकता, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा। क्यों नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस होती है उसके क्रॉस, वो वोल्टेज जो है वो करंट को अपोज करती है, तो इसीलिए कुछ टाइम लगता है। वो टाइम बेशक जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है हमारे पास टाइम लगता है इसको चेंज होने में। तो हमारे पास ये वेव फॉर्म ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास करंट की एक वैल्यू आ रही है और एकदम में जीरो हो गई है, बल्कि ये टाइम के साथ जो है वो जीरो होगी, इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगा करंट। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इंडक्टर का, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस जो है, जैसे अभी आपको मैंने बताया इंडक्टेंस हेनरी में हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 0.1 हेनरी इंडक्टर है जिसके अंदर ये करंट है, ये डीसी करंट नहीं, कांस्टेंट करंट नहीं, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये करंट है, तो हमने इसके पास वोल्टेज फाइंड करनी है, तो सिंपली V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हमने अभी फार्मूला पढ़ा। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0.1 हेनरी हम पुट करेंगे, तो और जो करंट है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो उसके साथ उसको इंडक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, डेरिवेटिव पहले ई रेज पावर माइनस 5t का हम डेरिवेटिव लेते हैं, जो आता है ई रेज पावर माइनस 5t डिवाइड बाय माइनस 5 आएगा, और प्लस जो है वो इसका डेरिवेटिव जो है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल लगा है, यहाँ पे दोनों का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ई रेज़ पावर माइनस 5t इंटू 1 माइनस 5t इंटू वी। तो ये जो है हमारे पास ई रेज़ पावर माइनस 5t जो है हमारे पास, हम जिससे कॉमन ले लेंगे। जैसे कि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि एक वैल्यू को छोड़ के ई रेज़ पावर माइनस 5t को छोड़ के हम 10t का डेरिवेटिव लेंगे, फिर जो है वो इसको 10t को छोड़ के फिर हम डेरिवेटिव लेंगे उसका ई रेज़ पावर माइनस 5t का। तो ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर आएगा वोल्टेज वोल्टेज के फॉर्म में। तो सिंपल हमने क्या करना है, अगर हमें करंट की क्वेश्चन कोई गिवन है तो उसका डेरिवेटिव लेके इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वोल्टेज आ जाएगी। तो अगर हम एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल इंडक्टेंस और करंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये करंट की वैल्यू है हमारे पास गिवन है, तो इंडक्टेंस जो है 0.1 है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एनर्जी का। तो अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमने फाइंड करना है करंट 5 हेनरी इंडक्टर के क्रॉस, अगर उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे पास ये गिवन है।
तो हम सिंपल जो है आप करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज की इंटीग्रेशन लेंगे, जो हमने पहली स्लाइड में प्रूफ किया फार्मूला। तो हमें एनर्जी फाइंड करनी है जब हमारे पास टाइम 5 सेकंड है, लेकिन हम पहले करंट फाइंड करते हैं 1 आवर। ये फार्मूला है जो अभी हमने पहले ड्राइव किया था। तो हम वोल्टेज क्या करेंगे, 30 टी स्क्वायर की वोल्टेज की वैल्यू इधर पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन लेंगे सिंपल। तो हम कंसिडर करते हैं कि इंडक्टर में पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड स्टोर नहीं था, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं थी, इसलिए आई इंटू टी नॉट को हम जीरो लेंगे। बाकी इसका इंटीग्रेशन लेंगे, आपको पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 होता है। तो 30 डिवाइड बाई 5 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 2 टी स्क्वायर, हमारे पास 2 टी क्यूब, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा करंट का। सिंपल इंटीग्रेशन है। तो पावर हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमने एनर्जी फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो उससे पहले हम पावर देखेंगे, इससे क्रॉस क्या पी इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि हम पावर का इंटीग्रेशन लेते हैं। अभी हमने सेकंड या थर्ड स्लाइड में पढ़ा, जब हम एनर्जी फाइंड करेंगे तो हमें पावर पावर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो पी इज इक्वल टू वी आई, वी हमारे पास जो है वो 30 टी स्क्वायर है और आई हमारे पास 2 टी क्यूब है। तो हम 30 टी स्क्वायर की जगह, वी की जगह 30 टी स्क्वायर पुट करेंगे और आई की जगह 2 टी क्यूब पुट करेंगे। तो ये 32 उधर 60 टी रेज़ पावर 5 हो जाएगा। तो एनर्जी जो स्टोर है इसमें, वो हम इंटीग्रेशन लेंगे पावर की। तो हम इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे, कहाँ तक इंटीग्रेशन लेना है, को हम यहाँ पे गिवन है कि हम क्या करेंगे, टी जो है 5 सेकंड तक हमने 0 से 5 सेकंड तक हमने एनर्जी फाइंड करनी है कि कैपेसिटर ने कितनी स्टोर की। तो 0 से 5 तक लिमिट पुट करेंगे टी की जगह। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन दोबारा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, आपको पता है टी रेज़ पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगी टी टी रेज़ पावर 6 डिवाइड बाय 6। तो 6 यहाँ पे 10, 6 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 10 टी टी पावर 6। तो हम वैल्यू पुट करेंगे टाइम की, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन में। तो टी की जगह हम 5 पुट करेंगे तो 5 रेज़ पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास 156.25 किलो जूल आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, एनर्जी फाइंड की और करंट भी फाइंड किया। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने फाइंड करना है, कंसिडर द सर्किट इन द, हमने फाइंड करना है करंट वीसी, ठीक है, आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू फाइंड करनी है, वीसी फाइंड करनी है और आई एल फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमें अभी हमने एक्सप्लेन किया कि डीसी कंडीशंस के अंदर इंडक्टर क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है। इसको हम शॉर्ट सर्किट कंसीडर करेंगे, मतलब इसके क्रॉस कोई वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होगी। इसको सिंपल वायर कंसीडर करेंगे शॉर्ट सर्किट। जब कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट होता है, डिस्क्रिप्शन में आप आपको लिंक मिलेगा जिसपे आप कैपेसिटर के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे ओपन सर्किट होता है डीसी सर्किट्स में। तो डीसी जब हम अप्लाई करते हैं तो इंडक्टर को हम एज अ शॉर्ट सर्किट कंसीडर करेंगे, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया, और कैपेसिटर को हम ओपन सर्किट कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास हमने आईएल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि जो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से जो करंट एंटर हो रहा है आपका, तो यहाँ से सिंपल सॉरी सीढ़ियाँ नहीं, ओम्स ला लग गया। सिंपल यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो 1 ओम और 5 ओम से के थ्रू ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ से ये ओपन सर्किट है। तो 1 ओम और 5 ओम आपस में सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से ओपन सर्किट है। तो हम ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R करते हैं। V यहाँ पे क्या है 12, R क्या है, 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों सीरीज में है, दोनों ऐड होंगी आपस में, 5 + 1 6, 12 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 2 एम्पीयर। तो I हमारे पास आ गया 2 एम्पीयर। अब हमने फाइंड करना है IL। उससे पहले VC फाइंड कर लेते हैं, हमने VC भी फाइंड करना है, VC कैपेसिटर के पास वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू, हाँ, अब देखें यहाँ पे एक एक चीज नोट करने वाली है। यहाँ से तो ओपन सर्किट है VC, यहाँ से ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे हमने ये वाली वोल्टेज फाइंड करनी है VC, यहाँ से लेके इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो गिवन है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं जो ओपन सर्किट, इनके दरमियान जो वोल्टेज जो कैपेसिटर एक्वायर करेगा, तो वो वोल्टेज VC हमने फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 4 ओम से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको सर्किट के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो VC जो है हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो लेंगे, क्योंकि 4 ओम के क्रॉस कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इसलिए जिस कंपोनेंट के क्रॉस कोई करंट पास नहीं होता उसको हम सर्किट में कंसिडर नहीं करते। तो ये असल में ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये सेम है, क्योंकि यहाँ से कोई करंट भी पास नहीं हो रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी VC आ जाएगी। तो VC इसके पैरेलल में एक कंपोनेंट है 5 ओम। तो
तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, जो 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज है वही वीसी है। या आप दे सकते हैं कि वीसी यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज है ग्राउंड तक की, इसको अगर हम ग्राउंड करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन-सा कंपोनेंट हमारा कनेक्ट है? 4 ओम तो नहीं कनेक्ट, क्योंकि वो तो ओपन है, तो 5 ओम कनेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कंपोनेंट कनेक्ट है 5 ओम। तो 5 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही हमारी वीसी होगी। तो 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे? ओह्म्स लॉ से V इज़ इक्वल टू IR। तो V आई आर हमारे पास क्या हो गया 5, आई क्या हो गया IL। तो IL अभी हमने फाइंड किया इंडक्टर के क्रॉस जो करंट 2 एम्पीयर है। तो 5 आई की जगह 2 पुट किया, VC इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया, 5 2 ज़ा 10। तो अभी हम फाइंड करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ CV स्क्वायर होती है। इसका ये कैसे इस वैल्यू की इक्वल होती है, ये भी आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो सॉरी ओमेगा सी जो है हाफ CV स्क्वायर है। ये कैपेसिटर के क्रॉस जो एनर्जी स्टोर है उसका फार्मूला है। तो सी के में कैपेसिटेंस की वैल्यू डालेंगे जो 1 फैराड है, और वीसी जो यहाँ से हमारे पास आई है 1 into 10, 10 डिवाइड बाय 2 5। यहाँ पे सॉरी 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाय 2 50, 50 जूल हमारे पास कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर हुई है। अब हम देखते हैं इंडक्टर के क्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, वो जो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है, ओमेगा एल इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ एल एल इंडक्टेंस की वैल्यू डालेंगे 2 है, इंडक्टेंस की जगह 2 पुट किया, आई एल की वैल्यू अब हमने फाइंड की है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 8 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 जूल। तो इंडक्टर के क्रॉस जो एनर्जी स्टोर हुई है 4 जूल हुई है। तो ये असाइनमेंट है, ये आप घर में सॉल्व करके देख सकते हैं।